दोस्तों आज हम आपके लिए हैं बैंकिंग नामक अध्याय जिसका नाम है बैंकिंग, कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। इसको समझने से पहले पहले आप बैंकिंग के बारे में समझिए, ठीक है। देखिए चैप्टर की स्टार्टिंग कहां से होती है? कमर्शियल बैंक से। बैंक के बारे में आपको पता ही होगा, जहां पे हम पैसे को डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, एफडी कराते हैं, आरडी करवाते हैं। पहली बात तो ऐसे समझिए कि बैंक कोई धार्मिक संस्था नहीं होती, उनका मकसद ही प्रॉफिट कमाना होता है। इसलिए जो ये चैप्टर है इसमें जो वर्ड है वो लिखा है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल अर्थात जो व्यापारिक होता है, जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, इसका मतलब वही होता है। तो हमारे जो भी बैंक होते हैं वो व्यापारिक होते हैं। देखिए इसका पता कैसे चलता है हमारे बैंक व्यापारिक होते हैं। देखिए जब हम बैंक में जाते हैं और पैसे जमा कराते हैं तो बैंक हमारे को कोई गारंटी देता है कि भाई जैसे हम लोन लेने जाते हैं बैंक से, तो बैंक क्या करता है, जो भी जितना भी हमारे को लोन लेना होता है वो कहते हैं भाई आपको कोई ना कोई चीज को मॉर्गेज रखना पड़ेगा, ठीक है। जब हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो हमारे को इंटरेस्ट मिलता है 4 या 4.5%, लेकिन हम बैंक से जब लोन लेते हैं तो हमारे को 8-9% तक इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो वो जो इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है ना, वही उनके लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इसलिए बैंकों के आगे क्या लिखा हुआ है, कमर्शियल बैंक, क्योंकि बैंक जो भी काम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं, ठीक है। तो बैंक के बारे में आपको ये पता चला। आपने बैंक सुने होंगे, दो तरीके के होते हैं, जैसे प्राइवेट बैंक होते हैं और गवर्नमेंट बैंक होते हैं, जैसे केनरा बैंक है, दिल्ली नागरिक बैंक, सहकारी बैंक है। ये कुछ सहकारी बैंक होते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है। तो इस तरीके के हमारे बैंक होते हैं, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कमर्शियल बैंक के क्या डेफिनेशन है कमर्शियल बैंक की। इट इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्या ये एक इंस्टीट्यूशन है विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मतलब वो आपके डिपॉजिट को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ग्रांटिंग लोन, आपको क्या देते हैं, लोन देते हैं। जब भी आप बैंक से लोन लेने जाओगे, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के वो आपको क्या देगा, लोन देगा। तीसरी चीज मेकिंग इन्वेस्टमेंट, वो जो पैसा उनके पास आता है बैंकों में जो जमा होता है वो उसको क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। विद द, ये लाइन लिखी है कमर्शियल बैंक के आगे जो मैंने आपको बताई थी, विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, अर्थात बैंक का मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब अगली चीज क्या है, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक देखते हैं, ठीक है। देखिए जो चीज जो डेफिनेशन में लिखा था वही फंक्शन है। इसके 4 फंक्शन है। एक होता है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में पहली चीज होती है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मतलब आपका पैसा बैंक क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और उनको सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी और आरडी में डिपॉजिट करता है, ठीक है। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और एफडी। सेविंग अकाउंट पता है ना क्या होता है, सेविंग अकाउंट में करंट अकाउंट में फर्क पता है ना आपको क्या होता है, बताओ कोई, बताओ भाई। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है? सेविंग अकाउंट होता है क्योंकि वो हमारे नाम से खुलता है, उसमें हम पैसे को सेव करते हैं। और करंट अकाउंट किसी बिजनेस फर्म के नाम से खुलता है, फर्म के नाम से, कंपनी के नाम से। सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट में आपने घर पे पासबुक देखी होगी ना, सेविंग अकाउंट में मिलती है आपको क्या, पासबुक। और करंट अकाउंट में क्या मिलती है, स्टेटमेंट। सेविंग अकाउंट में आपको चेक बुक मिलते हैं जिसमें 15-20 तक लीफ होते हैं, लेकिन करंट अकाउंट में आपको 50-60 तक, क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड होता है। आप सारी ट्रांजेक्शन बेसिकली बिजनेस के अंदर करंट अकाउंट से करोगे, क्योंकि जब हम ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं ना, तो जितना भी लेन देन होता है वो अकाउंट में दिखाई देता है। तो सामने वाला बंदा या मैं हूं या सामने वाली पार्टी किसी चीज को मना नहीं कर सकती, ठीक है। दूसरा एडवांसिंग ऑफ लोन, जो बैंक होते हैं वो कैश क्रेडिट भी देते हैं, आपको लोन पे भी देते हैं, डिमांड लोन भी देते हैं और शॉर्ट टर्म। अब ये शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है, जब किसी चीज को आप मॉर्गेज रखकर बैंक से क्या लोगे, लोन लोगे। क्या, जब किसी चीज को मॉर्गेज करके गिरवी रख के बैंक से आप लोन लोगे तो इट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। फिर होता है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता क्या है, देखिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसमें मिलती है, सेविंग में या करंट में, किसमें मिलती है, सेविंग में या करंट में। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट में मिलती है। होती क्या है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इसमें ना एक लिमिट बांध देता है, ठीक है। क्या बांध देता है, बैंक एक लिमिट सेट कर देता है आपकी अकाउंट स्टेटमेंट को देख के। जैसे सपोज करो उसने लिमिट सेट कर दी आपकी 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कर दी। अब आपके अकाउंट में सपोज करो 1 लाख रुपए। आप किसी को, अगर आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट नहीं है तो आप क्या किसी को 2 लाख रुपए का चेक काट सकते हो, नहीं काट सकते। चेक क्या हो जाएगा, बोलो, बाउंस हो जाएगा। अगर आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट कितनी है, 5 लाख रुपए,
और आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, आप किसी को 2 लाख रुपए का चेक काट दो, वो चेक बाउंस नहीं होगा। जो 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं वो बैंक पेड कर देगा, वो आपको बाद में बैंक को वापस देने पड़ेंगे, प्लस उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, देखो आपके पास कोई बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा ना आपने, क्या दो चीज होती थी, बीआर और बीपी। तो कौन सा बिल डिस्काउंट करेगा, बीआर डिस्काउंट करेगा या बीपी डिस्काउंट करेगा? पहले तो आप मुझे बताइए कौन सा डिस्काउंट करेगा, आप बताओ। बीआर डिस्काउंट करेगा या बीपी डिस्काउंट करेगा बैंक? हाँ जी बोलो क्या हुआ? बिल्स पेबल, हाँ जी बिल्स पेबल, हाँ जी हाँ जी बीआर करेगा भाई। पे तो पेबल तो पे करना है, मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज में बीआर आया हुआ, तो इसका मतलब मुझे वो पैसे दूसरे से लेने हैं। तो बीआर डिस्काउंट क्यों करता है? जैसे 1 लाख रुपए का मेरे पास बीआर आया हुआ है, सपोज करो सामने वाली पार्टी से, मुझे 3 महीने बाद उसकी पेमेंट आनी है, मैं 1 महीने बाद बैंक के पास ले गया, बैंक ने कहा भाई 1 लाख रुपए का मैं तेरे को 98,000 दे दूंगी, 3 महीने बाद बैंक ये बीआर लेके उस पार्टी के पास चला जाएगा और 1 लाख रुपए ले लेगा, उससे 2,000 का फायदा हो जाएगा। इसलिए बीआर को क्या करता है, डिस्काउंट करता है। आपने एक फिल्म देखी होगी, एक मूवी वेब सीरीज वगैरह, जिसका नाम है स्कैम 1992। उस फिल्म के अंदर, उस वेब सीरीज के अंदर आप देखोगे उस बंदे ने जो भी घपला करा है वो सारा किसके थ्रू करा, बिल ऑफ एक्सचेंज। जरूर देखना, अगर आप शेयर मार्केट को और बिल ऑफ एक्सचेंज को समझना चाहते हैं तो वो वेब सीरीज जरूर देखना है, ठीक है। फिर अगला एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन में क्या होता है, बैंक क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ फंड, आपको एक जगह से दूसरी जगह फंड ट्रांसफर करना, एक बैंक से दूसरे बैंक में। कलेक्शन और पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, मतलब आपके बिहाफ पे बैंक पैसे को कलेक्ट भी करता है, आपके बिहाफ पे बैंक पेड भी करता है। आपने सुना होगा ईसीएस, सुना है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम। क्या होता है ये? जैसे सपोज करो एनडीपीएल आपके घर पे बिल भेजता है ना, आप एनडीपीएल को अपने बैंक से क्या कर दोगे, लिंक कर दोगे। एनडीपीएल सीधा जो बिल होगा वो कहां पे भेजेगा, आपके बैंक में, बैंक उसको पेमेंट कर देगा। मतलब आपके ब्याज पे वो कलेक्शन भी करता है और पेमेंट भी करता है। किसी के पास डिविडेंड आता है किसी के अकाउंट में, डिविडेंड कहां से आता है, सीधा हमारे बैंक में आता है, तो वो क्या करता है, कलेक्शन भी करता है और पेमेंट भी करता है, ठीक है। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आपके ब्याज पे फॉरेन एक्सचेंज को सेल करना, खरीदने का काम बैंक करता है, सिक्योरिटी भी देता है। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, बैंक इनकम टैक्स कंसल्टेंसी भी देता है। अगर आपको इनकम टैक्स भरना है, आपकी इनकम स्टेटमेंट इतनी है, तो उसके बिहाफ पे भी वो कंसल्टेंसी देता है। लेटर ऑफ रेफरेंस देता है। लेटर ऑफ रेफरेंस मतलब आपका अकाउंट खुला हुआ है, आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, अगर आपको किसी बाहर वाले से डील करनी है विदेशों में तो लेटर ऑफ रेफरेंस भी देता है। और ट्रांसफर एंड एग्जीक्यूटर, अब क्या होता है एग्जीक्यूटर, जब कोई बंदा मर जाता है तो एग्जीक्यूटर हो जाता है बैंक। अगर वहां पे कोई नॉमिनी लिखा होता तो वहां पे एग्जीक्यूटर का काम कौन करता है, बैंक करता है, ठीक है। और कुछ जर्नल यूटिलिटी फंक्शन होते हैं। जर्नल यूटिलिटी फंक्शन जैसे लॉकर फैसिलिटी, आप बैंक में लॉकर खोल सकते हो, उसमें अपने जो भी संपत्ति धन वगैरह ज्वेलरी उसमें रख सकते हो। ट्रैवलर्स चेक होते हैं, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट देता है, अंडर राइटिंग सिक्योरिटी देता है, और कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स मतलब वो स्टैटिस्टिक्स को भी कलेक्ट करता है, ठीक है। ये कमर्शियल बैंक के प्राइमरी, सेकेंडरी, एजेंसी और जनरल यूटिलिटी फंक्शन थे। अब एक और बात मैं बताता हूं आपको, देखिए ट्रैवलर्स चेक होता है, जैसे आप घूमने जाते हो कहीं तो अपने पास कैश रखना होता है, कैश रख के लेके जाते हो, और वो रास्ते में चोरी भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका कोई भी बैंक है ना, उसके पास 1 लाख रुपए जमा करो, वो आपको ट्रैवलर चेक दे देगा। वहां पे जाओ, जो भी अच्छे होटल्स होते हैं या वहां का जो बैंक होगा, जैसे आप मनाली गए, वहां पे उसे ट्रैवलर चेक दो, वो आपको 1 लाख रुपए कैश दे देगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कि भाई इतनी मनी सप्लाई है, इतना पैसा बैंकों में जमा है, तो जो बैंकों का भी एक स्टैटिस्टिक्स होता है, तो उसको भी वो कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब देखो ये चीज क्या है, मैं आपको एक अलग से चीज बता रहा हूं, ठीक है। ये बेसिकली बुक में तो नहीं लिखा, लेकिन आपके जानने के लिए बहुत जरूरी है, इस पर थोड़ा सा स्टडी करना है। देखिए जो बैंकों में आप पैसा जमा कराते हो ना, उसकी गारंटी मिलती है, उसकी गारंटी मिलती है। लेकिन आप कभी बैंक में गए होंगे, आपको बैंक वाले ने कभी नहीं बोला होगा कि हम आपको गारंटी देते हैं, अलग से है चीज, आप समझ लीजिए। आपके अकाउंट में सपोज करो 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, कितने भी है, अगर बैंक बैंकरप्ट हो जाता है या बैंक दिवालिया हो जाता है, तो आपको सिर्फ कितने रुपए मिलेंगे, कितने मिलेंगे, कितने मिलेंगे? पहले मिलते थे 1 लाख रुपए, कितने देते थे, अब मिलते हैं 5 लाख रुपए। मतलब आपके अकाउंट में कितने भी पैसे हो, अगर बैंक करप्ट हो जाता है, दिवाली हो जाता है, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे,
5 लाख रुपए मिलेंगे। अब ये देता कौन है, ये जो प्रोवाइड करता है ये DICGS करता है, मतलब डिपॉजिटरी इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम। यही ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आपका जो बैंकों में पैसा जमा है उसके बिहाफ पे हम क्या देते हैं, आपको एक गारंटी देते हैं। इसे हिंदी में जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम भी बोला जाता है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक और चीज है। अब एक और सवाल पूछ सकते हो, सर मेरी किसी बैंक में ना 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए अकाउंट में खुले हुए, 3 लाख रुपए की FD और 2 लाख रुपए की RD है, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? मेरे किसी अकाउंट में 5 लाख रुपए मैंने सेविंग अकाउंट में जमा कर रखे हैं, 3 लाख रुपए की FD है और 2 लाख रुपए की RD है, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे अगर बैंक करप्ट हो जाता है, दिवाली हो जाता है? आपको एक अकाउंट के अंदर एक बैंक सिर्फ 5 लाख रुपए की गारंटी देगा, आपके चाहे कितने भी अकाउंट हो, क्योंकि सारे अकाउंट आज की डेट में आधार कार्ड से लिंक होते हैं। पैन कार्ड के थ्रू उन्हें क्या कर दिया जाता है, लिंक करा जाता है। अगर आपका किसी भी बैंक में चाहे 10 अकाउंट हो, एक पर्टिकुलर बैंक में, तो आपको सिर्फ कितनी की गारंटी मिलेगी? 5 लाख रुपए। हाँ, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैंकों में क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैंकों में अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप एक चीज जानते होंगे, शायद बच्चों 11 12 के नहीं पता, उसे बोला जाता है SIP। क्या बोला जाता है? SIP मैंने नहीं बताया होगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आप अलग अलग जगह पे पैसे जमा करिए, क्योंकि कभी भी कोई एक सेक्टर अगर डाउन होगा तो दूसरे सेक्टर में आपका पैसा नहीं मिलेगा। जैसे इस वक्त लोगों ने शेयर मार्केट में बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, सपोज करो। अब क्या है, ईरान इराक इसराइल में युद्ध छिड़ रहा है, तेल की आवक कम हो गई है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजों पे इंपैक्ट पड़ा है, तो शेयर मार्केट धड़ाम से क्या हो गई, नीचे हो गए। अब किसी व्यक्ति ने सिर्फ शेयर मार्केट में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगा रखी होगी, तो उसको तो बहुत लॉस हुआ होगा। तो आप गोल्ड खरीदिए, आप सिल्वर खरीदिए, आप FD कराइए, आप RD कराइए, कभी भी किसी एक जगह पैसे को इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, ठीक है। तो दूसरा विषय है बैंकिंग चैप्टर में क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक, ठीक है। मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, इसे छोड़ के आपको बिल्कुल भी नहीं जाना। आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए, बैंक के पास जो पैसा आता है ना, जो आप प्राइमरी डिपॉजिट कराते हो, और सिंपल भाषा में बोलेंगे जो डिपॉजिट कराते हो, बैंक उसको आगे क्या करता है, लोन पे देता है। जो डिफरेंस होता है उसका, किसका, जो इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। जब आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, और बैंक जब लोन देता है तो उन लोगों से जो इंटरेस्ट लेता है, तो उनका जो डिफरेंस होता है वही उसके लिए प्रॉफिट होता है। तो बेसिकली हम यही समझेंगे कि बैंक किस तरीके से क्रेडिट को क्रिएट करता है, और बैंक जो प्राइमरी डिपॉजिट होता है उससे कितना क्रेडिट को क्रिएट कर सकता है। देखिए, इसके लिए कुछ जरूरी चीजें हैं, वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। देखिए, थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, मतलब इस प्रोसेस के थ्रू बैंक को क्रेडिट करता है, क्रिएट करता है, क्रेडिट को करता है। इसमें आपको 2 चीजें समझनी है, एक तो होता है प्राइमरी डिपॉजिट, एक होता है सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, इस टॉपिक को समझने के लिए इन 2 चीजों को समझना बहुत आवश्यक है। प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, जब हम बैंक में पहली बार पैसे जमा कराते हैं, मतलब हम गए बैंक में पैसा जमा कराया, तो हम पैसे जमा करते हैं, जो डिपॉजिट कराते हैं उसे प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। अब सेकेंडरी डिपॉजिट क्या है, इसे ध्यान से समझेंगे। देखिए, जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं ना, तो बैंक आपको कभी भी कैश के रूप में लोन नहीं देता। वो कैश नहीं देता, आपको टेबल पे पड़ा है कैश ले जाइए, वो कभी भी आपको ऐसे लोन नहीं देता। बैंक क्या करता है, जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो ना, तो बैंक अपने बैंक में आपका एक अकाउंट खोलता है, और जो पैसे आपको लोन पे देता है वो उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो बेसिकली बैंक के पास एक और अकाउंट आ गया, उसमें बैंक ने पैसे डिपॉजिट करे, वो है आपके लोन के अमाउंट के, लेकिन उस पैसे को बैंक क्या मानता है, बैंक सेकेंडरी डिपॉजिट मानता है। तो पहले आपको प्राइमरी डिपॉजिट समझ में आना चाहिए, फिर सेकेंडरी। अब कुछ असम्पशन है इसके लिए, 6 नंबर का क्वेश्चन क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक के लिए। जितना भी काम होगा, बेसिकली असम्पशन है, जितना भी काम होगा, चेक आएंगे, चेक जाएंगे, पेमेंट आएगी, पेमेंट जाएगी, वो सब बैंक के थ्रू होगा। इसलिए बैंक को एक यूनिट माना जाता है, मतलब एक ही बैंक माना जाएगा, और सारी जो ट्रांजेक्शन होगी, लेन देन वगैरह की, वो सारी बैंक के थ्रू होगी, और जितना भी सब कुछ काम होगा वो रूटेड थ्रू द बैंक होगा, ठीक है। ये 2 असम्पशन है, मतलब सारा एक ही बैंक है, और जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो थ्रू रूटेड बैंक के थ्रू होगी, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कैसे करते हैं। सपोज करो ये डिपॉजिट अमाउंट है, ये लोन का अमाउंट है, और ये कैश रिजर्व है। कैश रिजर्व रेशो होती है जो RBI डिसाइड करता है, अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, हमने क्या करा, प्राइमरी डिपॉजिट अर्थात इनिशियल डिपॉजिट हमने बैंक में क्या करा है, 1000 रुपए जमा करा है। अब RBI CRR के बारे में बताता है, इतने % पैसा आपको RBI के पास कमर्शियल बैंकों को जमा
कराना पड़ेगा, जो उसके पास पैसा बचेगा उसे ही आगे वो लोन पे दे सकता है। सपोज करो 1,000 रुपए हमने डिपॉजिट करा बैंक में, 20% आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशो बता रखा था, तो उसने 20% अर्थात 200 रुपए अलग निकाल के रखिए, किसके लिए? कैश रिजर्व के लिए। 800 रुपए उसने क्या दे दिए? आज किसी और व्यक्ति को लोन पे दे दिए बैंक ने। अब बैंक ने आपको क्या बताया था कि बैंक कभी भी कैश के रूप में लोन नहीं देता। जिस व्यक्ति को लोन दिया बैंक ने, उसका अपने यहां अकाउंट खोला और उस अकाउंट में 800 रुपए जमा कर दिए। जब 800 रुपए जमा करे तो वो सेकेंडरी डिपॉजिट हो गए एक तो, और ये जो अकाउंट बैंक में खुला है तो उसके पास पैसा फिर दोबारा से बैंक में ही आ गया, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे सारी चीजें बैंक के थ्रू होगी। 800 रुपए बैंक में आ गया, उसने उसका 20% 160 रुपए अपने पास रखा, मतलब सीआरआर के रूप में रखा, और आगे 640 लोन पे दे दिया। फिर राउंड 3 में उसने 640 रुपए बैंक में जमा हो गए क्योंकि उसने लोन दिया होगा, उसका 20% 128 रुपए अपने पास रख लिया सीआरआर के रूप में, और आगे 512 रुपए लोन पे दे दिया। ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक कि क्रेडिट क्रिएट नहीं होता। कितना क्रेडिट क्रिएट करना है ये डिपेंड करेगा एलआरआर पे। एलआरआर क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशो होती है, ये कॉम्बिनेशन होता है सीआरआर और एसएलआर का। सीआरआर क्या होता है? वो पैसा जो आरबीआई डिसाइड करता है कि कमर्शियल बैंकों को कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, वो सीआरआर होता है। और एक होता है एसएलआर, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो। आप कभी बैंक में गए होंगे, कभी आपको बैंक ये नहीं कहता कि आज पैसा नहीं है कल आना, कभी बैंक से आपको पैसे लेने हैं, कभी बैंक नहीं कहता हमारे पास पैसा नहीं है आप कल आना। तो उसे ना हमेशा कुछ फॉर्म को लिक्विड रूप में बैंक में हमेशा रखना पड़ता है। इट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। और सीआरआर एसएलआर बोथ आर डिसाइडेड बाय द आरबीआई। ठीक है, तो आपने समझा सीआरआर एसएलआर, ये इस पे डिपेंड करेगा कि मनी मल्टीप्लायर क्या है। बेसिकली मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है 1 में एलआरआर। ठीक है, अब जैसे क्या है कि एलआरआर सपोज करो 20% है, मतलब लीगल रिजर्व रेशो, और इनिशियल डिपॉजिट है 1000, तो हम फॉर्मूले में लगाएंगे 1 में एलआरआर, तो 20% का मतलब 0.2 होता है, तो 5। मतलब अगर हमने इनिशियल डिपॉजिट, अगर एलआरआर सपोज करो 20% है और हमने सपोज करो 1000 इनिशियली डिपॉजिट कराया है, तो हम 5000 रुपए तक का लोन क्रिएट कर सकते हैं। अगर सपोज करो इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपए है और एलआरआर कितना है 12.5%, तो हम 8, इसका कितना है आंसर 8। मतलब अगर हमने 1000 रुपए बैंक में जमा कराया इनिशियल डिपॉजिट, तो हम उसका 8 गुना मतलब 8000 रुपए तक का लोन क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको आई होप समझ में आया होगा, इसे अच्छे से समझिए। बाकी अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसमें हम आरबीआई या कमर्शियल सेंट्रल बैंक के बारे में, अब हम बैंकिंग चैप्टर में सेंट्रल बैंक के बारे में समझते हैं। देखिए सेंट्रल बैंक क्या होता है, जिसे हम आरबीआई भी कहते हैं। इट इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। मतलब ये बॉडी है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को आरबीआई कंट्रोल करता है। मतलब आरबीआई पूरा जितना भी बैंकिंग सेक्टर होता है उसको कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट और डायरेक्ट करने का काम करता है। आरबीआई जो था वो एक्ट पास हुआ था 1934 में और स्टैब्लिश हुआ था 1935 में। जरा इसके फंक्शन देखते हैं। ठीक है, पहला फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी। जितने रुपए के नोट मार्केट में इशू होते हैं वो आरबीआई इशू करता है। लेकिन क्या होता है, जो 1 रुपीज का नोट होता है, आपने पहले देखा होगा पुराने टाइम में, अब तो कम आते हैं, और जितने भी कॉइन्स होते हैं वो आरबीआई इशू नहीं करता। उसको इशू कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मतलब आरबीआई मार्केट में जितने भी नोट आते हैं उनको कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। पहला काम ये करता है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, मतलब वो गवर्नमेंट का बैंकर है, वो गवर्नमेंट की जितने भी पैसे होते हैं उसको संभालता है, जितनी भी पेमेंट होते हैं, जितनी भी रिसिप्ट होती है वो आरबीआई करता है। मतलब बैंक के मतलब वो क्या करता है, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर गवर्नमेंट के लिए काम करता है। गवर्नमेंट की जितनी भी रिसिप्ट होती है, जितनी भी पेमेंट होती है, वो सारा करता है। और बैंक जो गवर्नमेंट का करंट अकाउंट भी खोलता है। बेसिकली लाइन ठीक नहीं हुई, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, अर्थात इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के जो अकाउंट होता है, करंट अकाउंट, वो आरबीआई के पास होता है। जितनी भी पेमेंट होती है वो आरबीआई करता है, जितनी भी रिसिप्ट होती है वो आरबीआई कलेक्ट करता है। मतलब वो एज ए बैंक, गवर्नमेंट का बैंक होता है बेसिकली। ठीक है, बैंकर, बैंक एंड सुपरवाइजर, जितने भी बैंक होते हैं उनको सुपरवाइज करने का काम आरबीआई करता है। वो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व,
लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, क्लियरिंग हाउस मतलब सारे काम करता है बेसिकली कस्टोडियन ऑफ कैश, जो कैश रिजर्व होता है कमर्शियल बैंकों के पास, उसका कुछ पार्ट उन्हें आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ये कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व है। लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, अगर कमर्शियल बैंक कभी अपनी लाइबिलिटी को पे करने में असमर्थ रह जाते हैं तो उनके लिए कौन काम करता है? आरबीआई। अगर आप कमर्शियल बैंक किसी तरीके से पैसे को अरेंज नहीं कर पाते तो सबसे लास्ट में किसके पास जाते हैं? आरबीआई के पास। इसका मतलब ही है लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। और क्लियरिंग हाउस, दो बैंकों के बीच में, सपोज करो पीएनबी और एसबीआई है, अगर उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होती है वो उसको जो क्लियरिंग हाउस होता है, मतलब उनको जो क्लियर करा जाता है वो आरबीआई के थ्रू करा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर दोनों बैंकों के बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा, क्योंकि वो रूटेड थ्रू आरबीआई जाते हैं, तो वहां पे वो डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, जितनी भी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई होती है उसे आरबीआई कंट्रोल करता है। रेपो रेट क्या होता है? कमर्शियल बैंकों को अगर पैसों की जरूरत पड़ जाती है लोन की, तो वो आरबीआई से लोन लेते हैं, उसके ऊपर जो कमर्शियल बैंकों को इंटरेस्ट देना पड़ता है, इट इज कॉल्ड रेपो रेट। ये शॉर्ट टर्म का लिए होता है। बैंक रेट क्या होता है? जब हमारे को कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म में नीड होती है तो आरबीआई से लोन लेते हैं, इट इज कॉल्ड बैंक रेट। ठीक है, इस पर भी इंटरेस्ट देना होता है। रिजर्व रेपो रेट क्या होता है? और कमर्शियल बैंकों के पास पैसा एक्सेस होता है तो पैसे को पब्लिक में ना डिपॉजिट करके, पब्लिक में ना लोन ना देके, वो किसके पास जमा कर देते हैं? आरबीआई के पास। और आरबीआई उनको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। इट इज कॉल्ड रिजर्व रेपो रेट। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? कई बार क्या होता है, कमर्शियल बैंक या आरबीआई बेसिकली मार्केट में अपनी बॉन्ड उतार देता है, ठीक है, सिक्योरिटी उतार देता है, तो इट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये सारी चीजें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से रिलेटेड है, आगे बताएंगे। एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशो, इसमें भी सीआरआर एसएलआर जो आपको बताया था आरबीआई डिसाइड करता है, ये सारा पैसा आरबीआई के पास जाता है। और मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट भी आप समझ लीजिए। क्या होता है, आपने कोई प्रॉपर्टी पे लोन लेना है, आप बैंक के पास गए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, तो बैंक है ना कभी आपको 1 करोड़ नहीं देगा 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे, वो आपको 80 लाख देगा, 90 लाख रुपए देगा, तो डिफरेंस पहले ही रख लेता है। इट इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये सारे जो फंक्शन है वो आरबीआई करता है। और मोरल सुएशन क्या होता है? कई बार आरबीआई क्या कहता है, कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करवानी है कमर्शियल बैंकों से, तो उनको समझाता है आप इन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करिए। कमर्शियल बैंक कई बार मना कर देते हैं, तो मोरल सुएशन में क्या होता है? आरबीआई पहले उन्हें प्यार से समझाता है, और जब वो प्यार से नहीं समझते तो उन्हें धमका के समझाता है। तो ये मोरल सुएशन कहता है, मतलब आरबीआई कहता है भाई ये जो पॉलिसी है देश के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी है, आप इन्हें मानिए, नहीं मानेंगे तो हम आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और एक होता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? सपोज करो एक सेक्टर में बहुत ज्यादा बूम है, उसमें बहुत ज्यादा पैसा दे रखा है गवर्नमेंट ने या प्लानिंग के तहत गया हुआ है, और दूसरा सेक्टर बड़ा डाउन चल रहा है, तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या होता है, एक सेक्टर से पैसा उठा के, जिस सेक्टर में बूम कर रहा है उससे उठा के किसी दूसरे सेक्टर में डाल दिया जाता है उसको उठाने के लिए, तो इट इज कॉल्ड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। यहाँ पे आपका मनी बैंकिंग वाला चैप्टर